नमस्कार मित्रों। जनरली सामान्य बीमारियां होती क्यों हैं हमको? यकीन कीजिए, हमारे चैनल्स जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का अवरोध होता है, माइक्रो चैनल्स होते हैं। हमारा शरीर बहुत पतली पतली नलिकाओं से मिलकर बना हुआ है। वो सेलुलर लेवल से बड़ी आंत तक जितनी भी हैं, इन सभी चीज़ों को स्रोतस कहते हैं। तो स्रोतस में जब भी अवरोध होता है तभी हमें बीमारियां पैदा होती हैं। इसी पर चर्चा करते हुए, और दूसरा, हमें जो स्रोतस अवरोध क्यों होता है, जब हमारे शरीर में आम बनता है। आम को कैसे समझेंगे? टॉक्सिन्स, टॉक्सिक्स मटेरियल, जो हमारा इंडाइजेशन होता है, जब हमें अपचन की समस्या होती है, तब हमारे अंदर, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स बनते हैं। और वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं चैनल्स को या नलिकाओं को सेलुलर लेवल पर या बड़ी आंत पर उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, विबंध कहते हैं। यानी आंत में अगर अवरोध होता है तो हमको कब्ज हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का श्रोता अवरोध है। इसके साथ साथ सेलुलर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, जहाँ पे सेल वाल से इंटरेक्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, जो कोशिकाएं हैं वो अन्न का जो पाचक रस है उसको ग्रहण करती हैं एनर्जी के लिए, तो उस लेवल पर भी जो अवरोध होता है उसे भी श्रोता अवरोध कहते हैं। वो भी एक प्रकार का स्रोतस है। तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है वो दो चिकित्सा के आधार हैं। नंबर एक, आपकी अग्नि प्रबल होनी चाहिए, यानी कि आप मंदाग्नि ना हो। अब अग्नि से क्या मतलब है? अग्नि से मतलब है यहाँ पे डाइजेस्टिव कैपेसिटी। वो चाहे इंटेस्टाइन लेवल पर हो, आंतों के लेवल पर हो, या टिश्यू के लेवल पर हो, जिसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो दोनों ही अवस्था में अग्नि बड़ी प्रबल होनी चाहिए। और अग्नियों में भी 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें जठराग्नि सबसे प्रबल होनी चाहिए, यानी कि डाइजेस्टिव कैपेसिटी। यानी कि हमारे जठर प्रदेश या पेट के पोर्शन में जितने भी केमिकल्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, उनसे जो डाइजेशन होता है वो जठराग्नि बेस्ड होता है। दूसरा होता है श्रोता अवरोध, यानी कि आपको स्रोतस जो है, मैं बता चुका हूँ, सेलुलर लेवल पर और बड़ी आंत के लेवल पर या आंत के लेवल पर जो भी अवरोध होगा, जो भी स्रोतस में अवरोध होगा, या जहाँ भी मल एकत्रित होगा, उस मल को कहते हैं आम मल। यहाँ पे मल फीकल मैटर नहीं है। यहाँ पे आम का मतलब है या मल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसका पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हुआ और वो टॉक्सिक मटेरियल की तरह ट्रीट होती है हमारे शरीर में। तो यकीन कीजिए, अगर आपके शरीर में डाइजेशन नहीं है, नंबर एक, और उस डाइजेशन के ना होने के कारण, इनडाइजेशन या अपचन के कारण अगर आपको आम बनता है शरीर में किसी भी लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पर या इंटेस्टाइन लेवल पर, और उस आम के कारण तीसरा बिंदु श्रोता अवरोध होता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ द स्रोतस चैनल्स, और आपका बॉडी से टॉक्सिन्स मटेरियल बाहर नहीं निकल पाते। यानी कि वो टॉक्सिन मटेरियल जो समय के साथ, चाहे वो पसीने के माध्यम से हो, चाहे वो मूत्र के माध्यम से हो, यूरिन के माध्यम से हो, चाहे वो फीकल मैटर के माध्यम से हो, अगर वो नहीं निकल पाते शरीर से, तो वो टॉक्सिन मटेरियल आम बन के शरीर में स्रोतस अवरोध करते हैं। और यही जड़ है कि आपको बीमारियां होती हैं। आप कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग अच्छा खाता हूँ और अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बावजूद भी जो है मेरे को बीमारियां होती हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि आपको माइक्रो से मैक्रो लेवल तक श्रोता अवरोध है। आम आप में बनता है, मंदाग्नि आपकी प्रबल है, अग्नि आपकी न्यूनतम है। तो एक बड़ा कंसेप्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक, हमेशा बहुत लोग पूछते हैं सर झड्डू पंचारिष्ट के कितने सिरप लें, तो लोग 2-2 ढक्कन पी रहे हैं। तो मित्रों, अरिष्ट की जो मात्रा होती है वो 30 से 35 ml है। तो ऐसी अवस्था में आप 5 या 10 ml पीते रहिए, पूरी उम्र कितनी ही बोतलें पी लीजिए, आपको मंदाग्नि ही रहेगी, आपकी अग्नि प्रबल नहीं होगी और आपको श्रोतावरोध बना रहेगा। ऐसी अवस्था में दोष आयुर्वेदिक औषधियों को दे दिया जाता है कि इनसे लाभ नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आप किस अनुपान के साथ, किस काल में औषधि का सेवन कर रहे हैं और किसके प्रेस्क्रिप्शन के बाद कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद विशेषज्ञ द्वारा प्रचारित नहीं हो रहा है। आयुर्वेद जो है वो नीम, हकीम, खतराए जान जैसे जो पारंपरिक चिकित्सक पहले से बने हुए हैं उनके द्वारा प्रचारित होता है। और कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में शायद त्रुटि रहती होगी कि वो अरिष्ट की डोज नहीं जानते, आसव की डोज नहीं जानते, चूर्ण की डोज नहीं जानते, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं जानते, बस अंधाधुंध जो उन्होंने देखते हैं वही चलाते हुए आ रहे हैं। एनीवे, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। ये सबका अपना निर्णय है कि कौन किससे चिकित्सा कराता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपल रूप से, जब तक आप आयुर्वेद विशेषज्ञ के ज्ञान की के अनुरूप ही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको लाभ नहीं हो सकता। फिर भी बात हो रही थी आम की उत्पत्ति क्यों होती है। हमारे अंदर मंदाग्नि है,
तो मंदाग्नि के कारण यानी कि अग्नि या डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है उसमें रस भी आते हैं, उसमें नर्व इम्पल्स भी आते हैं जो डाइजेशन के समय एक्टिव होते हैं, उसमें आंतों की गति भी आती है जो समान वायु द्वारा संचालित होती है कि आंत कितनी गति देगी, कितना मोशन करेगी, ठीक, डाइजेशन के लिए कितने जूस निकालेगी, तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि आयुर्वेद चिकित्सा कैसे होती है। खैर कुल मिला के काय चिकित्सा इसीलिए कहा जाता है, काय का मतलब अग्नि होता है। तो अपने शरीर में अग्नि को प्रबल रखिए। पहला बात, अगर आपकी अग्नि प्रबल होगी तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होगा और आम का निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात, यानी कि आपके शरीर में अगर आम का निर्माण नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि आपकी बीमारियां 60 से 70% कम हो जाएंगी अगर आपको होती है, और अगर नहीं होती तो होंगी ही नहीं। और तीसरी बात, जब आम नहीं बनेगा यानी आप निराम अवस्था में हो, आपके अंदर टॉक्सिक मटेरियल कलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, और वो स्रोतस अवरोध को ब्लॉकेज, चैनल ब्लॉकेज को नहीं केंद्रित कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में जो भी टॉक्सिक मटेरियल आपके शरीर में बनते हैं वो विभिन्न माध्यमों से, जैसे पसीने के माध्यम से और मूत्र के माध्यम से या मल या फिकल मैटर स्टूल के माध्यम से शरीर से समय समय पर निकलते रहेंगे। वो बनते हैं, नेचुरल है, हर मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसे ही हम आम कहते हैं। और वो नेचुरल तरीके से अगर निकलता रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको बीमारी नहीं होगी। तो 3 सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है मुख्यतः। अगर आपकी अग्नि है, मंदाग्नि के दौर से गुजर रही है, तो उसे प्रबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर 2, आपको आम की उत्पत्ति नहीं होगी और जो आम उत्पन्न हुआ वो प्रॉपर रूप से शरीर से निकल जाए विभिन्न स्रोतस के माध्यम से या विभिन्न मार्गों के माध्यम से। और नंबर 3, स्रोत अवरोध जो हो चुका उसको क्लीन करिए, यानी कि संशोधन चिकित्सा, जिसे कहते हैं हम क्लियरेंस ऑफ द बॉडी मटेरियल्स और बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग स्रोतस। अब इन 3 सिद्धांतों को लेकर जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक करेगा तो यकीन मानिए रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। समय लग सकता है लेकिन निश्चित तौर पर आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए आवश्यक है, मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा किस तरह से इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके चलती है। तो ये ज़रूरी है कि आप चिकित्सक भी उसके अनुरूप ही ढूंढें। हो सकता है आपको लाभ देर से मिले, लेकिन निश्चित रूप से जब लाभ मिलेगा तो आप प्रशंसा के पात्र होंगे, क्योंकि आपने एक अच्छे चिकित्सक को, और आपका जो चिकित्सक है आप भी उसके लिए ही प्रशंसा के पात्र होंगे कि आप पढ़े लिखे रोगी की तरह आए हैं। तो मित्रों, आज का चिकित्सक विषय था आम की उत्पत्ति क्यों होती है, आम क्या है, और श्रोता अवरोध क्या होता है, श्रोता अवरोध की चिकित्सा करने में संशोधन किस तरह करना चाहिए, संशोधन के विभिन्न मार्ग हैं जो मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ विभिन्न प्रकार की वीडियो में और आगे भी बताता रहूँगा। अब आता है दूसरा चरण इसी वीडियो का, कि अगर आम उत्पन्न हो गया है या मंदाग्नि उत्पन्न हो गई है तो आप होम रेमेडीज के रूप में किस प्रकार आम की आगे उत्पत्ति को रोक सकते हैं, और जो आम बना हुआ है, जो टॉक्सिक मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है बॉडी चैनल्स में या स्रोतस में या महास्रोतस जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं कॉन्स्टिपेशन के रूप में, तो वो उसको क्लियरेंस कैसे करेंगे होम रेमेडीज के रूप में। तो मित्रों, सर्वप्रथम गर्म जल का सेवन करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे शरीर में कुक्षी स्टोमक को कहते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। बाएं पोर्शन में, अपर पोर्शन में, आंत में कुक्षी या स्टोमक होता है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि कुक्षी के 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में एक पार्ट लिक्विड डाइट के लिए रखना चाहिए, एक पार्ट सेमी सॉलिड या सॉलिड अन्न के लिए रखना चाहिए, फूड मटेरियल के लिए रखना चाहिए, और तीसरा पार्ट जो है रिक्त रखना चाहिए ताकि दोष और पाचक रस उस पर कार्य कर सके। तो आपको उसी के अनुरूप खाना है कि एक पोर्शन लगभग अनुमानित कि आप भूख से लगभग 1/3 खाना खा के उसको एम्प्टी रखिए कि दोष उस पर कार्य कर सकें, पाचक रस उस पर कार्य कर सकें, समी और पाचक पित्त के रूप में उस पर कार्य हो सके। उसके अनुरूप अगर डाइजेशन कम आहार होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होगा। तो कुक्षी के 1/3 पोर्शन को रिक्त रखने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दोषों की क्रिया उस पर अन्न पर समुचित रूप से हो। और इसके साथ साथ तो ये सवाल उठता है कि कितना खाना चाहिए, तो मैं बता चुका हूँ 1/3 पार्ट एक लिक्विड डाइट के लिए, एक सॉलिड डाइट के लिए, और तीसरा दोषों की क्रियाओं के लिए रिक्त रखना चाहिए, इतना ही आहार लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप दीपनीय और पाचनीय औषध द्रव्यों का सेवन करें। दीपनीय वो होते हैं जो एपिटाइट बूस्टर होते हैं, यानी कि आप में रुचि पैदा करते हैं खाने की। अगर आपको रुचि नहीं है तो खाने की रुचि पैदा करेंगे। पाचनीय द्रव्य वो होते हैं जो खाया गया है उसको पचाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे सौंफ। खाने के बाद आप निरंतर 1-1.5 चम्मच सौंफ का सेवन कीजिए, और सौंफ को बहुत चबाइए,
चबाने के बाद जो रस निकलता है उसका सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा, चित्रक कड़वी होती है, खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसकी टैबलेट आती हैं, तो उनको जो है डाइजेशन के रूप में खाना खाने से 2 1 या आधा घंटा पहले आप मुँह में रख के गोलियों को चूस सकते हैं। अगर चित्रक नहीं मिलती, टैबलेट नहीं मिलती, तो चित्रक का पाउडर ले सकते हैं, उसका सेवन खाने के बाद ले सकते हैं। नंबर 3, हींग। हींग दीपनीय पाचनीय औषधि है। हींग का सेवन करेंगे, वायु का अनुलोमन होगा, यानी कि वायु भी जो गैस है आपकी वो भी शरीर से रिमूव होगी, और डाइजेशन प्रॉपर्टी जो है आपकी उसको भी हींग उष्णवीर्य होने के कारण प्रमोट करता है। इसके साथ अदरक कस लीजिए, खाने के जैसे सलाद खाते हैं हम, तो एक हलवा प्लेट में अदरक को कस लीजिए, उस पर सेंधा नमक डाल दीजिए और नींबू निचोड़ दीजिए। इसको अदरक और सेंधा नमक और नींबू के जो सलाद के रूप में आपने तैयार किया है, इसको खाने के साथ निरंतर सेवन कीजिए। इससे भी दीपने पाचनीय प्रॉपर्टीज़ आपकी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनका आप लिस्ट, घी का सेवन जरूर करिए खाने में। खाना अग्नि दीपक होता है, यानी कि अपनी अग्नि को, आपकी कैटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी को, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, तो निरंतर घी का सेवन करिए। इसके साथ साथ आपको जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये दीपने पाचनीय औषधि होती हैं, इनका सेवन खाने के बाद मिश्रित करके पाउडर बना के रख लीजिए। उसको आधा चम्मच गर्म पानी खाने के बाद इतना लें जिससे दवा ही सेवन कर सकते हो। तो ऐसी कई चीज़ें मैंने आपको 4-5 चीज़ें अभी जो बताई हैं, इनका आप खाने के साथ निरंतर सेवन करिए दीपने पाचनीय औषधियों का होम रेमेडीज़ के रूप में। ध्यान रखिए, किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में अगर आप अपना डाइट चार्ट डिज़ाइन कराते हैं, और डाइट चार्ट के साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना चाहिए कब छोड़ देना चाहिए, और उसके साथ अनुपान क्या लेते हैं। अनुपान कहते हैं जो साइड, इसलिए आपको वो सेवन करना है, और वो सेवन करते करते आप जो है आम की उत्पत्ति को रोक देंगे, मंदाग्नि को दूर कर देंगे, आपकी अग्नि प्रमोट हो जाएगी, तो आम नेचुरली रूप से टॉक्सिक मटेरियल कम हो जाएंगे। टॉक्सिक मटेरियल कम हो जाएंगे, फिर आपको संशोधन जो डिपॉजिट हो गए हैं, स्रोतस ब्लॉक कर चुके हैं, ब्लॉक होने के कारण उसको क्लियरेंस करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो निरंतर इन चीज़ों का सेवन कीजिए। क्लियरेंस के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संशोधन चिकित्सा आप घर पे कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा त्रिफला का सेवन कर सकते हैं प्रातःकाल, रात्रि काल में, और इसके साथ कुछ पाउडर्स हैं जैसे सनाई वगैरह है, तो ये भी परगेटिव की तरह कार्य करता है। मुलेठी का काढ़ा है, वो भी लग्जेटिव की तरह कार्य करता है। मुनक्का को रात को भिगे के ऊपर सुबह ले लीजिए, यही लग्जेटिव का काम करता है। तो ये क्लियरेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। कुट की पित्तविरेचक है, जितना भी हमारा लीवर का गंदा जूस होता है, बाइल जूस, उसको निकाल के फेंक देता है। तो कुटकी बेहतरीन परगेटिव एक तौर पर कह सकते हैं। तो जैसे ही पित्त हमारे गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, तो उसको निकालने के लिए जो है कुटकी इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो इस प्रकार आप स्रोतस को क्लीन कर सकते हैं, और जब स्रोतस क्लीन हो जाएंगे, चाहे वो इंटेस्टाइन हो चाहे सेलुलर लेवल पर हो, आपकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि 60 से 70% व्याधियाँ आपके शरीर से बिना किसी चिकित्सक के खत्म हो जाएगी, अगर 3 कंसेप्ट पर कार्य कर रहे हैं। नंबर 1, मंदाग्नि को खत्म कर कर अपनी अग्नि को प्रमोट कर रहे हैं। नंबर 2, आम की उत्पत्ति या टॉक्सिक मटेरियल की उत्पत्ति को कम कर रहे हैं। नंबर 3, जितना भी आम या टॉक्सिक मटेरियल आपके शरीर में डे बाय डे कलेक्ट हो रहा है, उसको समुचित रूप से बाहर शरीर, तो चाहे आप किसी भी माध्यम से करें, श्वेत पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, मल के माध्यम से, क्लियरेंस होना चाहिए बॉडी का। तो आज की वीडियो इस पर थी, कैसे रहें स्वस्थ। 60 से 70% बीमारियों को अपने घर बैठे होम रेमेडीज लेकर कैसे आप सही कर सकते हैं, और क्या बेस होता है आयुर्वेदिक चिकित्सा का, किस तरह आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, और कौन से सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अमूमन की जाती है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। ऐसे ही आयुर्वेदिक प्रेस्क्रिप्शन या ज्ञान के लिए संपर्क में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद।